नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नए वीडियो में आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे लास्ट वीडियोज़ में हम जनसंख्या संबंधी टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा, जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा। साथ साथ में जनसंख्या वितरण के आधार पर वास्य और अवास्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, महाजन समूह की हमने चर्चा की और उसके साथ साथ में हमने विभिन्न प्रकार की जो जनसंख्या संबंधी दशाएं थी उनकी चर्चा अब तक हमारे पुरानी वीडियोस में हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या परिवर्तन की चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद में हम जनसंख्या संक्रमण की चर्चा हमारे वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जनसंख्या परिवर्तन, जिसकी हमने ज़्यादातर चर्चा हमारे पुराने वीडियो में कर ली थी, लास्ट वीडियो में कर ली थी। तो जनसंख्या परिवर्तन किसी निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन होता है। यदि वैश्विक आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन विभिन्न समय अवधियों में समान दशाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं, अपितु अलग अलग समय अवधियों में जनसंख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति या जनसंख्या के परिवर्तित होने की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग पाई जाती है। प्राचीन काल से लेकर यदि वर्तमान तक की चर्चा की जाए तो जनसंख्या का वृद्धि का जो स्वरूप है कभी भी समान नहीं रहा है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या बहुत कम थी, लोग बहुत कम मात्रा में थे। धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, कृषि का विकास हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, व्यापार की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला और उसके पश्चात वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्पन्न हुई और उसके पश्चात यदि हम चर्चा करें औद्योगिकरण की प्रक्रिया आई। इन सारी प्रक्रियाओं ने किसी न किसी रूप में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए चाहे वैश्विक संदर्भ में देखा जाए, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन कालिक आधार पर अनिश्चित रहा है। यदि आज से 8 से 10-12 हजार वर्ष पूर्व की चर्चा की जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 30 लाख के समथिंग थी। उसके बाद में यदि ईसा जब प्रारंभ हुआ, सन 0 की बात करें या ईसा के जन्म के समय की बात करें तो हमारे पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी लगभग 25 करोड़ पर पहुंच गई। तो 12,000 वर्षों से 10,000 वर्ष, या हम ऐसा कहें कि सन 0 तक आने के दौरान लगभग 12,000 वर्षों में जनसंख्या 30 लाख से बढ़कर मात्र 25 लाख या 25 करोड़ पर पहुंची थी। उसके पश्चात 1750 तक आते आते हमारे विश्व की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ पर पहुंच गई। तो जनसंख्या बढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही मंद गति से संपन्न हुई थी। जनसंख्या में इसके बाद में परिवर्तन आया, व्यापारिक जो प्रक्रिया हुई, विदेशों के बीच में दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होने लगा उसने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए प्रेरित किया और व्यापारिक प्रक्रियाओं ने जनसंख्या को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उसके पश्चात 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो गया और औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात होते लोगों की जो भोजन संबंधी आवश्यकताएं थी, लोगों की जो रोजगार संबंधी आवश्यकताएं थी वो सरलता से पूरी होने लगी और ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में जो आशातीत वृद्धि हुई उसके कारण लोगों के जो मरने की दर थी या जिसको हम कहें कि मृत्यु दर की जो प्रक्रिया थी उसको कम कर लिया गया, लेकिन जन्म दर पहले की तरह यथावत बनी रही। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में एक बड़ा गैप उत्पन्न हो गया, एक बड़ा अंतर हमारे सामने है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच उत्पन्न हुए इस अंतर की प्रक्रिया ने पूरे विश्व को जनसंख्या विस्फोट की ओर धकेल दिया। कम समय में अत्यधिक मात्रा में हुई जनसंख्या की इस वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना गया और परिणाम ये हुआ कि वर्तमान तक आते आते विश्व की जनसंख्या जो 25 लाख के समथिंग थी आज 7 अरब को भी पार कर चुकी है। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि यदि इसी दर से जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब हो जाएगी। इतनी विशाल जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, कैसी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए आसान नहीं है। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है ये अचानक नहीं होता, अपितु अलग अलग समय अवधियों में अलग अलग दशाओं में होता है। जनसंख्या में विभिन्न अवस्थाओं के अंदर जो परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसी को हम जननांग के संक्रमण के नाम से जानते हैं।
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के नाम से उसे जाना जाता है, या जननांकिकीय संक्रमण कहा जाता है। जननांकिकीय संक्रमण शब्द का शाब्दिक तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र या भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या का निश्चित समय अवधि के आधार पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जनसंख्या संक्रमण या जननांकिकीय संक्रमण के नाम से जानी जाती है। किसी क्षेत्र का जब जनसंख्या प्रारंभिक स्वरूप में मिलती है तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या आदिम अवस्था में रहती है। आदिम अवस्था के दौरान न तो उसके पास पर्याप्त ज्ञान होता है, न कुशलता होती है, न तकनीकी साधनों का विकास हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में मानव का पिछड़ेपन का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, मानव की सामाजिक आर्थिक दशाएं विकसित होने लगती हैं, उसके पास कुशलता आने लगती है, अनुभव आने लगता है, ज्ञान आने लगता है, वो नई नई चीज़ों की खोज करता है, विकास करता है। तो अपना प्रारंभिक जो स्वरूप था, जिसको हम आदिम स्वरूप कह सकते हैं या ग्रामीण स्वरूप कह सकते हैं, तो ग्रामीण स्वरूप के अंदर मानव का जो मुख्य क्रियाकलाप होते हैं वो खेती से जुड़े हुए होते हैं। तो मनुष्य की सबसे जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रथम अवस्था, वो मनुष्य के सबसे पिछड़े हुए स्वरूप को दर्शाती है। जननांकिकीय संक्रमण के अनुसार जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था की यदि हम कुछ विशेषताओं की चर्चा करें कि प्रथम अवस्था कैसी होती है, क्या क्या इसमें दशाएं देखने को मिलती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक अवस्था के अंदर मनुष्य का तकनीकी ज्ञान शून्य होता है, लगभग न के बराबर होता है, कुशलता नहीं होती। ऐसी स्थिति में वो पिछड़ा हुआ होता है, प्रकृति से डरता है, प्रकृति के दास के रूप में बनकर रहता है। प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वातावरणीय दशाओं का उसे मजबूरी में अनुसरण करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त वातावरण से लड़ने की योग्यता नहीं रखता है, लड़ने के लिए उसके पास कौशल विद्यमान नहीं होता। तो मानव की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, ग्रामीण और खेतीय अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर मनुष्य के पास अनुभव नहीं होने के कारण जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसमें मंद परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी अवस्था में जन्म दर भी ज्यादा पाई जाती है और मृत्यु दर भी ज्यादा पाई, दोनों ही जो घटक हैं जनसंख्या परिवर्तन के उच्च देखने को मिलते हैं। प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या भी ज्यादा होती है और प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है। दोनों के उच्च होते हुए भी जनसंख्या में मंद परिवर्तन होता है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। वर्तमान में भी ऐसी स्थिति विश्व के जो पिछड़े हुए देश हैं, विशेष रूप से अफ्रीकन कंट्रीज हैं और भूमध्य रेखीय स्थिति रखने वाले विश्व के अधिकांश जो देश हैं, इसी कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। यहाँ आज भी उच्च जन्म दर देखने को मिलती है, उच्च मृत्यु दर देखने को मिलती है। और ऐसी परिस्थिति वाले क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, जीवन प्रत्याशा का जो स्वरूप है वो भी कम पाया जाता है, रोजगार के साधन भी कम होते हैं और लोगों का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। शिक्षा की कमी का होना, परिवार नियोजन के साधनों का पर्याप्त ज्ञान न होना और गरीबी जैसी स्थितियां प्रथम अवस्था वाले देशों की मुख्य पहचान होती हैं। और ऐसे देशों के द्वारा वर्तमान में विश्व के जितने भी पिछड़ेपन वाले या पिछड़ी स्थिति वाले देश हैं उनको इसी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। प्राथमिक अवस्था से गुजरने के बाद में जनसंख्या संक्रमण दूसरी अवस्था की ओर पहुंचता है। दूसरी अवस्था में आते आते जनसंख्या में परिवर्तन होने लगते हैं। मानव का ज्ञान प्राथमिक अवस्था की तुलना में थोड़ा बढ़ जाता है, कुशलता उसमें बढ़ जाती है, शिक्षा का थोड़ा प्रसार हो जाता है, जन जागरूकता आने लगती है और ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मानव मृत्यु दर को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में विकास हो जाने के कारण मृत्यु दर धीमी गति से कम होने लगती है, अर्थात जो उच्च मृत्यु दर बनी हुई थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आने लगती है, लेकिन जन्म दर अभी भी पहले की तरह ही उच्च बनी रहती है। ऐसी प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर बढ़ने लगता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच ये अंतर जितनी तेज गति से बढ़ता है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि भी उतनी ही तीव्र गति से संपन्न होती है। दूसरी अवस्था वर्तमान में विश्व के विकासशील देशों में देखने को मिलती है, जहां लोगों में थोड़ी बहुत जन जागरूकता आई है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, तकनीकी ज्ञान और स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का विकास हुआ है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मृत्यु दर को थोड़ा नियंत्रित कर लिया गया है। प्रारंभिक अवस्था की तुलना में मृत्यु दर को थोड़ा नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन
अभी भी जन्म दर पहले की तरह ही उच्च बनी हुई है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, इनमें से भारत जैसा जो देश है जो विकासशील देशों की अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, अभी अभी हाल ही के दशकों में जनसंख्या विस्फोट की प्रक्रिया से होकर गुजरा है। जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति होती है किसी भी देश के लिए सबसे हानिकारक स्थिति होती है। चाहे हम सामाजिक परिदृश्य के दृष्टिकोण चर्चा करें या आर्थिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से, जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को तोड़ कर रख देता है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अत्यधिक अविवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग होने लगता है। उनके दोहनकारी और विनाशकारी प्रवृत्ति चालू हो जाती है। विशाल जनसंख्या का भरण पोषण करने में संसाधन सक्षम नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में चारों ओर विकराल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब दूसरी अवस्था के लक्षण हैं, जिसको हम जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था के नाम से जानते हैं। जननांगिक संक्रमण की जो अंतिम अवस्था आती है, जिसको हम तृतीय अवस्था के रूप में जानते हैं। इस अवस्था तक आते आते जो लोग हैं वो पिछड़े हुए लोगों से विकसित कैटेगरी वाले लोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई भी देश जो पहले पिछड़े हुए देश की श्रेणी में था, इस अवस्था तक आते आते वो विकसित देश की श्रेणी में शामिल हो जाता है। और जब विकसित देश की श्रेणी होती है तो वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं, सभी प्रकार की दशाएं उच्चतर प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। शिक्षा का उच्च स्तर मिलना, नगरीकरण का ज़्यादा पाया जाना, लोगों में जागरूकता का पर्याप्त स्वरूप देखने को मिलना, जीवन का स्तर उच्च मिलना, मानव विकास का उच्च स्तर मिलना, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना, जीवन प्रत्याशा का ज़्यादा पाया जाना, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो विशेष रूप से हमें विकसित प्रवृत्ति वाले या विकसित स्थिति रखने वाले देशों में देखने को मिलती हैं। और सारे लक्षणों को हम जननांगिक संक्रमण की तीसरी अवस्था के लक्षणों के रूप में शामिल करते हैं। प्राथमिक अवस्था से इस तीसरी अवस्था तक आते आते ग्रामीण और खेतीहर प्रकार के जो लोग थे वो शहरी और नगरीकृत लोगों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्राथमिक क्रियाकलापों की जगह तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलाप करने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें आमदनी के जो स्रोत होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। प्रौद्योगिकी के विकास और तकनीकी ज्ञान की कुशलता का स्तर उनमें इतना अधिक ऊंचा हो जाता है कि उनके द्वारा जो आय अर्जित की जाती है वो बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु दर को तो लगभग नियंत्रित ही कर लिया जाता, पूरी तरह नियंत्रित कर लिया जाता है। जो प्राकृतिक मृत्यु होती है वो स्वाभाविक हैं। प्राकृतिक मृत्यु के अलावा जो बीमारी जन्य मृत्यु हो रही थी, कृत्रिम प्रकार से जो मृत्यु का प्रारूप हमें देखने को मिल रहा था, उसको लगभग नियंत्रित कर लिया जाता है। मृत्यु दर को नियंत्रित करने के साथ साथ में जन्म दर पे भी नियंत्रण होने लगता है, क्योंकि जब शिक्षा का उच्च प्रसार हो जाता है, लोगों में पर्याप्त मात्रा में जागरूकता आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में लोग अपना अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान इस तरह से करना सीख जाते हैं। ऐसी स्थिति में संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है स्वाभाविक रूप से दंपतियों के द्वारा निरुत्साहन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है और संतति उत्पन्न करने के लिए लोगों में ज़्यादा रुचि दिखाई देखने को नहीं मिलती। आज यदि हम देखें, यूरोप के जो अधिकांश देश हैं उनमें तीसरी अवस्था के अंदर शामिल किए जाते हैं। पोलैंड है, हॉलैंड है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है। ये सारे ऐसे देश हैं जहां जन्म दर बहुत कम देखने को मिलती है। यदि पूरे यूरोप महाद्वीप की चर्चा की जाए तो यूरोप महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो मात्र 0.1% देखने को मिलती है, जबकि यदि अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा की जाए तो वहां पे जो जनसंख्या वृद्धि की दर है 2.6% देखने को मिलती है। तो कहाँ तो 2.6% जनसंख्या वृद्धि की दर और कहाँ मात्र 0.1% जनसंख्या वृद्धि की, दोनों का आकलन किया जा सकता है। यूरोप महाद्वीप के बहुत से देश ऐसे जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है, लगातार घट रही है। यदि पिछले दशक के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर निरंतर कम होती जा रही है और उसके पीछे यही कारण है कि जनसंख्या में जो वास्तविक वृद्धि हो रही थी वो मानवजन्य कारणों के परिणाम स्वरूप, जागरूकता के परिणाम स्वरूप, शिक्षा के परिणाम स्वरूप नियंत्रित कर ली गई है। आज हमारे भारत में जैसे जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रलोभन जनसंख्या को कम करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। क्योंकि जनसंख्या का अत्यधिक कम होना या जनसंख्या का अत्यधिक ज्यादा होना, दोनों ही परिस्थितियां किसी भी क्षेत्र के संसाधनों के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होती।
यदि जनाधिक्य की स्थिति होगी तो भी हानिकारक होती है, और यदि जनहास की स्थिति होगी तो भी हानिकारक होती है। तो यूरोपियन कंट्रीज की जो सरकारें हैं वो जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति की ओर ध्यान दे रही हैं, जनसंख्या को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। तो जननांगिक संक्रमण की इस अंतिम अवस्था में जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर पुनः घट जाता है। मृत्यु दर भी निम्नतम हो जाती है और जन्म दर भी निम्नतम हो जाती है। तो इसे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाली जनसंख्या संक्रमण की अवस्था भी हम कह सकते हैं। ऐसी स्थिति तक आते आते जनसंख्या का जो अंतर था, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है, पुनः घट जाता है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होने के कारण जनसंख्या के बीच का अंतर घट गया था, ठीक उसी प्रकार से इस अवस्था तक आते आते निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या के बीच का अंतर वापस घट जाता है। इसी कारण इसे अंतिम अचल अवस्था के नाम से जानते हैं, या अंतिम स्थिर अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। तो जननांगिक संक्रमण की 3 अवस्थाएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। प्रारंभिक अचल अवस्था के रूप में या प्रथम अवस्था के रूप में, दूसरी अवस्था या विस्फोट वाली अवस्था के रूप में, और तीसरी अवस्था या अंतिम अचल अवस्था के रूप में। तो विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वो इसी श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एशिया महाद्वीप के अंदर जापान जैसा एक विकसित देश देखने को मिलता है, जहाँ 2001 के आंकड़ों के अनुसार जापान की जनसंख्या 12 करोड़ थी, वो 2011 तक आते आते घटकर 11.7 करोड़ पर पहुंच गई। यानी 10 वर्षों में जनसंख्या बढ़ने के बजाय 30 लाख कम हो गई। तो ऐसी स्थितियां मिलना जनसांख्यिकीय या जनहास की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऐसी परिस्थितियां हमें विश्व के जो अत्यधिक विकसित या विकसित देश होते केवल उन्हीं में देखने को मिलती है। अब अत्यधिक मात्रा में जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है तो वो क्षेत्र विशेष के लिए नुकसानकारी होती है। तो जनसंख्या के द्वारा अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ऐसी समस्याओं के अंदर हम चाहे सामाजिक समस्याओं की चर्चा करें, राजनीतिक समस्याओं की चर्चा करें, पर्यावरणीय समस्याओं की चर्चा करें, आर्थिक समस्याओं की चर्चा करें, ये सब अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं के रूप में ही शामिल की जाती हैं। सामाजिक समस्याओं में चर्चा करें तो आपने देखा होगा लोगों में परस्पर जो विश्वास की स्थिति होती है कम हो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है एक दूसरे पर विश्वास करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, सामाजिक अलगाव हो जाता है। जो संयुक्त परिवारों की प्रथा देखने को मिलती है जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ में एकल परिवारों में कन्वर्ट होने लगती है। लोगों में आपसी प्रेम की भावना धीरे धीरे कम होती जाती है। यदि हम आर्थिक समस्याओं की चर्चा करें तो गरीबी का होना, बेरोजगारी का उत्पन्न होना, ये सारी ऐसी समस्याएं जो आर्थिक समस्याओं के रूप में शामिल की जाएंगी। पोषण की स्थिति का कम होना और सामाजिक समस्याओं के रूप में लोगों के पास में मकानों का कम होना या आवासों का कम होना, ये जनसंख्या की समस्याओं के रूप में शामिल किया जाता है। यदि हम जनसंख्या के द्वारा उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं की चर्चा करें तो आप देखेंगे विश्व के जितने भी भागों में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या विस्फोट हुआ है या जहां जहां भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है वहां पर पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति आज हमें देखने को मिल रही है। हम न चैन से सांस ले सकते हैं, न शुद्ध हवा हमें मिल पा रही है, न खाने पीने को हमें शुद्ध सामग्री मिल पा रही है। आज आपके सामने ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और उसके साथ साथ में जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण जैसी विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय दशाएं देखने को मिल रही हैं जो जनसंख्या जनित समस्याओं के रूप में शामिल की जाती हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ने न केवल पर्यावरण प्रदूषण जैसी दशा को उत्पन्न किया है अपितु विभिन्न प्रकार की अत्यधिक कठिन और असाध्य दशाओं को भी उत्पन्न किया है। आज आपके सामने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिल रही है जिसे हम हिंदी में वैश्विक ताप वृद्धि के नाम से जानते हैं। ओजोन अवक्षय की प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है। ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुई हैं और इनकी स्थिति ने आज पूरे विश्व को चिंताजनक स्तर पर लाकर खड़ा कर दी है। तो जनसंख्या जनित समस्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। राजनीतिक समस्याओं की चर्चा करें तो आतंकवाद की स्थिति वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। एक दूसरे राज्यों के बीच जो आपसी संबंध है वो कटु होते जा रहे हैं। राज्यों के बीच संबंधों का कटु होना दोनों ही देशों के निवासियों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी चिंता का विषय बना हुआ है। यदि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नवीनतम समस्या का उदाहरण लें तो तालिबान और अफगानिस्तान का उदाहरण देखा जा सकता है। किस प्रकार से जनसंख्या जनित समस्या ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है और पूरे विश्व के लिए आज जो चिंता का विषय बन चुका है। तो ये जनसंख्या जनित समस्या हैं जो जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती हैं और जब समस्याओं की चर्चा होती है तो फिर नियंत्रण की चर्चा भी होती है कि समस्याओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, समस्याओं को कैसे कम किया जाए, जनसंख्या की समस्याओं पर नियंत्रण कैसे किया जाए।
तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो जनसंख्या की समस्याओं को कम करने में सहायक होते हैं। पहला, परिवार नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाए। दूसरा, स्वैच्छिक निवृत्ति की प्रक्रिया पर बल दिया जाए। तीसरा, शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया जाए। चौथा, लोगों में कौशल उत्पन्न किया जाए। जैसे ही कौशल उत्पन्न होगा, रोजगार ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, और जैसे ही गरीबी दूर होगी, पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास आय होगी। ज्यादा आय होने से जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, कुपोषण दूर होगा, सुपोषण की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। लोगों के लिए पर्याप्त संसाधनों की जो उपलब्धता है उसके अनुसार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कार्य किया जाए। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों को अपनाया जाए और कठोरता से उनको क्रियान्वित किया जाए, तो निश्चित रूप से जनसंख्या जनित जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, और आने वाला जो समय होगा भावी पीढ़ियों के लिए एक अनुकूल समय के रूप में सिद्ध हो सकता है। ये जनसंख्या जनित समस्याओं के संभावित या भावी उपाय हैं जिनको हम अपना सकते हैं। तो जनसंख्या संक्रमण, जनसंख्या समस्या और जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में या जनसंख्या जनित समस्याओं को दूर करने के संबंध में ये जो हमारा वीडियो था यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।